नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज, कोविशील्ड कोवैक्सीन मिक्स गिव्स बेटर प्रोटेक्शन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का क्या बोलना है, एक नई प्रकार का थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है। अब जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम लोग कोविशील्ड ले रहे हैं तो 2 डोजेस कोविशील्ड के, कोवैक्सीन ले रहे हैं तो 2 डोजेस कोवैक्सीन के, स्पुतनिक तो चलो 1 डोज है, जैनसन एंड जैनसन की जो वैक्सीन है जॉनसन जॉनसन की जैनसन वाली, ये भी 1 डोज है। लेकिन अब एक नई बात बोली जा रही है कि भाई कोविशील्ड की 2 वैक्सीन लेने की बजाय और कोवैक्सीन की 2 वैक्सीन लेने की बजाय पहले एक कोविशील्ड लो, उसके बाद एक कोवैक्सीन लो, तो जो इम्यूनोजेनिसिटी है ना, इम्यूनोजेनिसिटी वो ज्यादा बेटर है। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ फाइंडिंग्स रिलीज की जिसके चलते उन्होंने बोला है कि जो एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है कोविशील्ड वाली, और ये जो इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है आपकी कोवैक्सीन वाली, तो पहले आप कोविशील्ड दो फिर आप कोवैक्सीन दो। इस प्रकार से अगर आप वैक्सीन दोगे तो इंसान के अंदर बेटर इम्यूनोजेनेसिटी आएगी। बहरहाल इस बात की कि आप दोनों डोजेस कोवैक्सीन की दो, दोनों डोजेस कोविशील्ड की दो, ये यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम, ये टेस्ट कितने इंडिविजुअल्स पे कंडक्ट करवाया गया था, तो 18 इंडिविजुअल्स पे कंडक्ट करवाया गया था। पहली डोज इनको कोविशील्ड की दी गई और दूसरी डोज इनको कोवैक्सीन की दी गई, और इनकी इम्यूनोजेनिसिटी को और सेफ्टी को आईसीएमआर ने कंपेयर किया और आईसीएमआर ने बोला कि भाई अगर आप 2 अलग अलग वैक्सीन से ले रहे हो तो वो बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट ज्यादा बेटर इम्यूनोजेनिसिटी निकल के आ रही है। एडेनो वायरस वाली वैक्सीन का क्या सीन है, आपको पता है कोविशील्ड की वैक्सीन में क्या हो रहा है, एक चिंपैंजी के जीन को लिया गया और उसको मॉडिफाई किया गया और उससे इम्यून रिस्पॉन्स लाया जा रहा है हमारे कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो जो एडेनो वायरस होते हैं ये एक्सीलेंट वेक्टर्स होते हैं फॉर डिलीवरिंग टारगेट एंटीजेंस टू मैमेलियन होस्ट बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू इंड्यूस बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दोनों पैदा करते हैं एडेनो वायरस। बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट ये एडेनो वायरस की वैक्सीन बनी है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट बनी है, एचआईवी वायरस के अगेंस्ट बनी है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम के अगेंस्ट बनी है। फिर दूसरी आ जाती है इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का क्या लॉजिक है कि जो वायरस है उसके वीकेंड फॉर्म को आपने यूज किया, तो ये जो वीकेंड फॉर्म है वो ग्रो कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, बट इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इस वायरस को हीट से, केमिकल से, रेडिएशन से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो वो सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इन रेप्लिकेट करके वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है, बट इट कैन नॉट इन्फेक्ट एन इंडिविजुअल। तो एक एडेनोवायरस बेस्ड कोविशील्ड दे दो, एक इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन दे दो, ज्यादा बेटर वैक्सीन रिस्पांस निकल के आएगा, ऐसा आईसीएमआर बोल रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज जनरसली ज्वाइन बटन दबाइए। ये मत पूछिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, फ्री में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिल रही हैं। harshadidi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। साथ साथ harshadidi.com पे आपको करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ज्वाइन बटन का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, अगस्त क्रांति दिन, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 का वो हिस्टोरिक दिन जिस दिन महात्मा गांधी जी ने कॉल दी थी कि इन अंग्रेजों को इंडिया से निकालो, ब्रिटिश रूल को एंड करो, और क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। और 9 अगस्त के ही गांधी जी को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाकी मेंबर्स को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस का आप कैबिनेट समझ लो, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाकी मेंबर्स को, दूसरे कांग्रेस लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। देखिए, हुआ ये कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ 1942, और उसके बाद गांधी जी ने डू और डाई की कॉल की थी क्विट इंडिया स्पीच में। ओके, द ग्रेट कंट्री इज पेइंग होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स एंड रिमेंबरिंग द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ मार्टियर्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, ये तो हमको याद करना ही पड़ेगा। 8 अगस्त 1942 और उसके आसपास जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, उसकी वजह से आज हम लोग एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। उसके बाद जब 8 अगस्त को एक क्लैरियन कॉल दिया था गांधी जी ने, 9 अगस्त को सबको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसका जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, जो 4 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, सबको अनलॉफुल एसोसिएशंस डिक्लेयर कर दिया था उस समय की ब्रिटेन की सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के अंदर। रूल्स 56 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद बहुत जगहों पे स्ट्राइक्स हुई थी। इस स्ट्राइक्स को बहुत ब्रूटली और क्रूअली सप्रेस किया था ब्रिटिशर्स ने, मास डिटेंशंस के थ्रू 1 लाख लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया।
फाइनली 1942 से जो आग फैली 1944 में जाके कंट्रोल हुई, लेकिन उसके बाद डैमेज हो चुका था। 1944 में गांधी जी अपने रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखेंगे, 21 दिन का फास्ट रखेंगे। फाइनली ब्रिटेन को धीरे धीरे पता चल गया रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, और इतनी सारी म्यूटिनीज हुई कि उनको पता चल गया अब देश छोड़ना पड़ेगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है। अगर आपने मेरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है, डेफिनेटली देखिए जाके, वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बची है, वो मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 1, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडक्ट्स वुमेन ऑफिसर इन कॉम्बैट फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई आईटीबीपी ने वुमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, ये जो वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर्स है ना, ये ऑफिसर्स रैंक्स पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबुलरी रैंक पे पहले ही कॉम्बैट रोल में वुमेन को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, लेकिन प्रकृति और दिशा इन दोनों ने आईटीबीपी ज्वाइन किया है एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो ऑफिसर लेवल पे कॉम्बैट मोड में पहली बार 2 लेडीज ने ज्वाइन किया आईटीबीपी को। तो दे आर बेसिकली कॉम्बैटाइज्ड ऑफिसर्स। इनकी एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग खत्म हुई, पासिंग आउट परेड हुई। ओवरऑल इसको पुष्कर सिंह धामी जी ने भी अटेंड किया था। 53 ऑफिसर्स यहाँ पे पास आउट हुए। चीफ मिनिस्टर धामी और आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल साहब, इन्होंने 2 वुमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया एज असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो आईटीबीपी के डायरेक्टर भी थे यहाँ पे और चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी साहब भी थे। चूंकि एकेडमी मसूरी में है तो आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी वहां पे पहुंचे हुए थे। 2016 के थ्रू ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ, इसके थ्रू ही इसका रिक्रूटमेंट होता है और कल ही इसका पेपर भी था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अभी के लिए 53 ऑफिसर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया गया, जिसमें से 42 जनरल ड्यूटी कॉम्बैट कैडर में है और 11 इंजीनियरिंग कैडर में। आईटीबीपी फॉर्मेशंस को या तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे पोस्ट किया जाता है या एंटी नक्सल ऑपरेशंस थिएटर छत्तीसगढ़ में पोस्ट किया जाता है। आईटीबीपी की बात की जाए तो इट इज इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बॉर्डर विद चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। 5 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, जिसमें से एक आपकी आईटीबीपी है। ओके, 24 अक्टूबर 1962 को अंडर सीआरपीएफ एक्ट इन द वेक ऑफ सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 आईटीबीपी को बनाया गया था। ठीक है, सितंबर 1996 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992, जिसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ आईटीबीपी फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो आईटीबीपी से रिलेटेड एक एक्ट भी है, डेडिकेटेड एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट, लेकिन इनिशियली इसको 1962 में ही बना दिया गया था। जनरल स्टडीज पेपर 3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है सीजीआई रिलीजेस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज लीगल सर्विसेज ऐप। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने लीगल एड ऐप रिलीज किया है, मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की लीगल सर्विसेज ऐप रिलीज की। अभी इस ऐप का सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये करती क्या है। तो अगर आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करो, जिसको बनाया गया था 9 नवंबर 1995 को अंडर द अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एक एक्ट के प्रोविजंस के अंदर इसको बनाया गया। काम क्या है नालसा का? काम है प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में सेक्शन 12 में लिख रखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है मैं आगे बताऊंगा अभी। तो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको पता ही है जॉली एलएलबी जो अक्षय कुमार वाली मूवी थी, इसमें आपने देखा ही होगा कि लॉयर्स वगैरह की सर्विस काफी महंगी होती है, हर कोई लॉयर की सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो गरीब आदमी है उसको लॉयर की सर्विस मिल जाए, इसलिए नालसा को लॉन्च किया गया। ओवरऑल नेशनल लेवल पे नालसा का जो पैटर्न इन चीफ है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अभी के लिए एज ऑफ जून 2021 एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यू ललित साहब। ओके, अच्छा, जैसे नालसा केंद्र लेवल पे है वैसे राज्य की लेवल पे सालसा होता है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी ऐसा ही मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो राज्य के लेवल पे जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी उसको हेड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो होगी उसको हेड करेगा चीफ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है भाई, काम क्या है नालसा का? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी, और खासकर गरीब लोगों को लीगल सर्विसेज अवेलेबल करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है? जी हाँ, Article 39 of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Article 39A बोलता है भैया फ्री लीगल एड देंगे पुअर को। आर्टिकल 14 और 22
क्लॉज 1 भी बोलता है कि भैया स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हो और एक ऐसा लीगल सिस्टम हो जो जस्टिस को प्रमोट करे। जस्टिस को प्रमोट करने के लिए आपको हर इंसान को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। तो एलिजिबल पर्संस को लीगल असिस्टेंस फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। यह काम है नालसा का, स्टेट लेवल पे सालसा का और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा का। ओवरऑल अगर आप देखो तो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल लोग कौन है, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC/ST कम्युनिटी के लोग, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्संस इन कैपेसिटी, फिर वो लोग जिनकी इनकम 1 लाख से एक्सीड नहीं होती सालाना और सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी की मदद चाहिए, वहां पे केस लड़ना है, तो 1,25,000 अगर आपकी सालाना इनकम है उससे कम है तो भी आपको इस पर्टिकुलर नालसा के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग और बैगर से रिलेटेड केस है तो वहां पे भी नालसा के अंदर आपको जुडिशियल बेनिफिट मिलेगा। अब समझिए नालसा का काम क्या है, ये आपको समझ में आ गया। तब नालसा के काम को डिजिटलाइज करने के लिए इसकी एक लीगल मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो आप लीगल मोबाइल ऐप पे भी किसी को भी पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन को अगर नालसा की हेल्प चाहिए तो वो मोबाइल ऐप पे जाके अपनी प्रॉब्लम दे सकता है और उसके थ्रू हेल्प ले सकता है। CGI ने बोला है कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भी जो लीगल फ्रैटर्निटी है इसने लीगल एड सर्विसेज को कंटिन्यू रखा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक्चुअली में पुलिस स्टेशंस में ह्यूमन राइट्स को बहुत नुकसान है, बॉडीली इंटीग्रिटी को बहुत नुकसान है, कस्टोडियल टॉर्चर जैसी प्रॉब्लम आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं और पुलिस एट्रोसिटी करती है, इसलिए पुलिस से लोग डरते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस और गारंटी के बावजूद भी पुलिस वाले अत्याचार करते हैं। सब पुलिस वाले गलत नहीं है, बट फिर भी पुलिस स्टेशंस में गलत होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का। तो इसीलिए पुलिस स्टेशन के लेवल पे ही लोगों को लीगल हेल्प मिल जाए, लीगल एड मिल जाए। क्योंकि देखिए आम आदमी डरता है पुलिस से, लॉयर नहीं डरता है पुलिस से। लॉयर और जर्नलिस्ट ये दो ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको पुलिस से कोई डर नहीं लगता। समझ के बात को। तो अगर लीगल एड मिल जाती है, किसी वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉयर की अगर मदद मिल जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो कि जेल में बंद है, तो उसको काफी सहूलियत हो जाएगी। पुलिस से जो बेकार का डर है वो उसको नहीं लगेगा। तो इसी के लिए एक लीगल एड ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है हमारे NV रमन्ना साहब के साथ। इन्होंने क्यों लॉन्च की है, क्योंकि देखिए पैटर्न इन चीफ हैं ये नालसा के ओवरऑल इंडिया में। सालसा के आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके चीफ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज है, इंडोनेशिया से इस प्रकार की न्यूज निकल के आती रहती है। माउंट मेरापी वॉल्केनो इरप्ट्स विद बर्स्ट ऑफ लावा ऐश। जो माउंट मेरापी वॉल्केनो है जावा आइलैंड पे, यहाँ पे आपको जावा आइलैंड नजर आ रहा है, यहाँ पे है माउंट मेरापी, 2911 मीटर की इसकी हाइट है। तो ये जो माउंट मेरापी है डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जावा पे इसने स्मोक और ऐश को बाहर फेंकना शुरू किया। बहुत सारा लावा गैस इससे निकला। अभी तक कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई है। फास्ट मूविंग पायरोक्लास्टिक फ्लोज निकले हैं, अ मिक्सचर ऑफ रॉक, डेब्रिस, लावा एंड गैसेस। क्या होता है पायरोक्लास्टिक, अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। इस माउंटेन में वॉल्केनिक एक्टिविटीज पिछले हफ्ते में बढ़ती हुई नजर आई हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो पिछली बार जो माउंट मेरापी फटा था वो 2010 में फटा था और 347 लोग की जाने गई थी। 2968 मीटर्स इसकी हाइट है। योग्याकार्ता नाम की एक एंशिएंट सिटी है आपकी इंडोनेशिया में, उसके पास है ये माउंट मेरापी। अब माउंट मेरापी की बात की जाए तो 9th सेंचुरी का प्रम्बनन हिंदू टेंपल इसके पास है। ये हिंदू टेंपल मतारम किंगडम के दौरान बनाया गया था और इसी के पास ये जो माउंट मेरापी है इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट इन द ग्रुप ऑफ वॉल्केनोज इन साउदर्न जावा। चूंकि पास में प्रम्बनन हिंदू टेंपल है यहाँ पे मतारम किंगडम का, तो इसलिए ये भी रिलेवेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये जो पर्टिकुलर माउंट मेरापी है ये सबडक्शन जोन में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट कर रही सुंडा प्लेट पे। तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, चूंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ओशनिक प्लेट है तो वे सुंडा प्लेट जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट कर रही है। मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में और पहले की वीडियो में पढ़ाया भी है कि जब एक ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, कन्वर्जेंस होता है, तो ओशनिक प्लेट डेंस होती है और डेंस चीज हमेशा नीचे रहती है। तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंस जाएगी और उस नीचे धंसने की वजह से माउंट मेरापी जैसे बहुत सारे वॉल्केनोज बन गए हैं यहाँ पे। ओवरऑल 129 एक्टिव वॉल्केनोज हैं आपके इंडोनेशिया में, जिसमें से एक आपका ये माउंट मेरापी है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। ओके, ये जो माउंट मेरापी का जो इलाका है यहाँ पे 4 लाख साल पहले ही इरप्शंस होना शुरू कर गए थे। शुरुआत में जो इरप्शंस थे वो बसाल्टिक थे, अब वो पायरोक्लास्टिक हो गए। अब आप बोलोगे क्या है सर ये बसाल्टिक पायरोक्लास्टिक, तो अगर आपने मेरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी है डेफिनेटली देख लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में वॉल्केनो टाइप्स,
क्या होते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लोस, क्या होते हैं बसाल्टिक फ्लोस, मैंने सब समझाया है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दे दूंगा। मैंने आपको बताया कि मेरी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किताब 11th क्लास की जरूर देख लीजिए, आपको बहुत सारे ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज वोल्केनिक एक्टिविटी एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया यूएई कंडक्ट नेवल ड्रिल ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। देखिए जायद तलवार नाम की एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी के बीच में और आपकी यूएई की नेवी के बीच में। इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची और 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व थे और यूएई की तरफ से अल दफरा जो कि एक बेनुया क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है वो इन्वॉल्व था और उनका AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व था। तो ओवरऑल इंडिया और यूएई की ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है। नाम क्या है इसका? जायद तलवार। एक नेवल ड्रिल है, इस बात को याद रखिएगा। गल्फ रीजन में ये नेवल ड्रिल हो रही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक मर्चेंट टैंकर के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें एक ब्रिटिश नेशनल और रोमानियन सिटीजन की जान चली गई थी। यूएस और यूके ने इल्जाम लगाया था कि ये ड्रोन अटैक जो कि MV मर्सर स्ट्रीट पे हुआ था ईरान ने करवाया, जबकि ईरान ने बोल दिया हमने नहीं करवाया। MV मर्सर स्ट्रीट के ऊपर ये अटैक ईरान ने कराया, इस बात की पुष्टि कैसे हुई? तो देखिए ये जो वेसल है इसको इजराइल ऑपरेट करता था और इजराइल ईरान कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है। अब इंडिया यूएई रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया और यूएई के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप है, एज ओल्ड कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइज है। जब से आप कह सकते हो अबू धाबी के रूलर बने हैं HS शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, तब से इंडिया यूएई के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। अगस्त 2019 में यूएई ने जायद मेडल भी दिया था मोदी साहब को, ये उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जैसे इंडिया में भारत रत्न है वैसे यूएई में जायद मेडल है फॉर कंसोलिडेटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप एंड जॉइंट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन टू नेशंस। इंडिया यूएई का ट्रेड है $59 बिलियन का। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट है चाइना और यूएसए, और यूएई 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की। ठीक है ना भाई। इंडिया $29 बिलियन के सामान 2019-20 में यूएई को भेजे थे। नॉन ऑयल ट्रेड की बात करो तो इंडिया और यूएई के बीच में 2019 में नॉन ऑयल ट्रेड था $41.43 बिलियन का, जो कि काफी बड़ा है। ओवरऑल अगर आप यूएई को देखोगे तो पर्शियन गल्फ में इसकी लोकेशन है, 2 कंट्रीज के साथ एक बाउंड्री बनाता है, सऊदी अरेबिया के साथ और ओमान के साथ। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ जोड़ती है। हम क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को? तो फूड आइटम्स, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी प्रोजेक्ट्स और केमिकल्स। हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं? तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आप आंख बंद करके मार सकते हो, प्लस प्रीशियस मेटल, मिनरल्स, केमिकल्स, वुड और वुड प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज, टोक्यो 2020 गेम्स कंक्लूड कर चुके हैं। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? तो यूएसए ने जीते, 113 मेडल। कहां इंडिया 7, कहां यूएसए 113, बट धीरे धीरे हम लोग कैचअप करेंगे। 38 गोल्ड जीते हैं यूएसए ने टोक्यो 2020 गेम्स में। सेकंड नंबर पे कौन था? तो सेकंड नंबर पे चाइना था। चाइना ऑलमोस्ट पूरे ओलंपिक गेम्स में यूएसए में आगे रहा था क्योंकि चाइना के गोल्ड यूएसए से ज्यादा थे, बट लास्ट दिन में यूएसए ने 3 गोल्ड जीत के चाइना को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, ओवरऑल 83 नेशंस फाइनल में पहुंचे थे। ओके, 43 टीम्स पोडियम पे खड़ी हुई थी, 23 टीम्स यहां पे गोल्ड जीती हैं और उसमें से एक फॉर्चुनेटली इंडिया भी है। शूटिंग और बॉक्सिंग में हमें लगा था हमारे पास मेडल आएगा, अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाया। मनु भकेर का जो इंसिडेंट था वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था। हाँ, हॉकी के लिए आप कह सकते हो रेनेसा है, रिवाइवल है हॉकी का, क्योंकि हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है और वुमेन्स हॉकी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। ओके, आदित्य अशोक की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। ओवरऑल किसने किसने मेडल जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड इन मेंस जेवलिन, वीरूभाई चानू ने सिल्वर इन 49 kg वेट लिफ्टिंग, रवि दहिया ने सिल्वर इन मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, लवलीना बोर्गोहेन ने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ये मेडल टैली है टॉप की। सबसे खास बात यह है कि रशियन ओलंपिक कमेटी, भले ही रशिया का नाम नहीं ले पा रहे हैं लेकिन भैया टॉप 5 में है ये। 20 गोल्ड मेडल, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 71 मेडल। तो रशिया को आपने भले ही बाहर रखा, सारे डोपिंग टेस्ट किए, उसके बाद भी टॉप 5 में है ये, मतलब जबरदस्त टैलेंट। जनरल स्टडीज पेपर 1 करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ज्वाइन बटन दबा के जरूर अगर हो सके तो हेल्प करें। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, कमेंट्स में अपने व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक